Dear students, today we are going to consider some more important literary terms, forms and movements. Let us see question number 89. Earlier we have considered 88 questions from this series. Today question 89 से हम लोग शुरू करते हैं. Let us see question number 89. The term science fiction was coined by. जो साइंस फिक्शन है इसकी का सूत्रपात, इसकी खोज किसने की? तो चार ऑप्शन हैं: अर्नेस्ट आकरमैन, J.R.R. टॉलकिन, कर्ट वेनेगेट, T.H.G. वेल्स. देखिए, H.G. वेल्स इसके प्रमुख सूत्रधार थे. साइंस फिक्शन में हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर कस करके, विज्ञान के आधार पर, मापदंड पर कल्पनाशीलता को आगे बढ़ा के जो रचना होती है उसको H.G. वेल्स ने शुरू किया. इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 90. हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ एम्पिरिकल साइंस? तो इंग्लिश लिटरेचर में जो अनुभवजन्य विज्ञान जिसको कहते हैं, यानी कि किसी चीज को बुकिश नॉलेज इज नॉट एनफ, प्रैक्टिकली उसको यूज किया जाए. जो ज्ञान हम प्राप्त करें उसको हम व्यवहारिक जीवन में लाएं, जो अनुभव हो हमारा उसको प्रयोग में लाएं. इस साइंस का शुरुआत, एम्पिरिकल साइंस की जो थ्योरी है, फ्रांसिस बेकन लाए. इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा फ्रांसिस बेकन. आपने पढ़ा होगा बीए में कि फ्रांसिस बेकन ने सदा जो बात की एक एपिग्रामेटिक और एफोरिस्टिक स्टाइल में किया, यानी कि बहुत अच्छे कथन और बहुत ही संक्षिप्तता में, लेकिन गागर में सागर भरना. सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अनुभवजन्य ज्ञान है, यानी हम पढ़ करके बाहर नहीं, जब तक हम अनुभव न गेन करें तब तक वो सार्थकता नहीं आती. इस बात को अपने साहित्य में स्थान दिया. इसलिए फ्रांसिस बेकन. ए फ्लैट कैरेक्टर, सिंगल आइडिया और क्वालिटी, ए टाइप आर टू डायमेंशनल, वन विदाउट मच इंडिविजुअलाइज्ड डिटेल्स, ऑल द अबव. मैं कहना चाहूँगा कि एक सिंगल आइडिया क्वालिटी भी है, टू डायमेंशनल भी है, और वन विदाउट मच इंडिविजुअलाइज्ड डिटेल्स, और जिसमें इंडिविजुअल डिटेल्स कम हो. तो ऑल द अबव इसका एप्रोप्रिएट आंसर है ऑल द अबव. ध्यान दें, ऑल द अबव यानी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92. लेट अस सी व्हिच टर्म implies the predominance of man in all social and intellectual activities. देखिए विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन सामाजिक और बौद्धिक गतिविधियों में जिसका प्रभुत्व हो, वर्चस्व हो, पुरुष प्रधान समाज की वकालत करने वाला जो सिद्धांत है उसको क्या कहते हैं? तो एंड्रोगैनी दिया, वर्सिमिलिट्यूड, नेग्रिट्यूड. तो एंड्रोगैनी जो होता है उसमें मेल फीमेल दोनों को सम्मिश्रण, और वर्सिमिलिट्यूड मतलब जो होता है कि सत्य का आभास होना, और नेग्रिट्यूड जो होता है वो जो ब्लैक राइटर्स थे, जो निग्रोज थे, उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे जो बात की उनको कहते हैं. लेकिन एंड्रोसेंट्रिज्म माने पुरुष प्रधानतावाद, इस थ्योरी को बढ़ावा दिया. इसलिए इसको कहते हैं सामाजिक और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में एंड्रोसेंट्रिसिज्म, ये सिद्धांत लागू होता है. उसके बाद नेम द मूवमेंट दैट वाज ओरिजिनल इन फ्रांस वेयर इट्स चीफ पायनियर्स वर ब्लाडेलेयर एंड गॉटियर. तो देखिए, ये जो मूवमेंट है फ्रांस में, ये एस्थेटिसिज्म था जिसमें ऑस्कर वाइल्ड और
आप जानते हैं इसका स्लोगन था आर्ट्स फॉर आर्ट्स। मतलब किसी भी मतलब धार्मिक और नैतिक पक्ष कविता में उतना न हो, उसके ऊपर हावी हो सौंदर्य, ब्यूटी, सौंदर्य बात। तो एस्थेटिसिज्म में ऑस्कर वाइल्ड इसका प्रमुख था इंग्लिश में, इसलिए इसका एस्थेटिसिज्म आंसर कैकोफोनी आप जानते हैं, जो कानों को सुनने में कठोर लगे। इंपायरिसिज्म पहले हो गया, जो अनुभवजन्य विज्ञान, और नेचुरलिज्म होने प्राकृतिकरण हो, यानी रियलिज्म पर आधारित हो, बजाय जो जो जैसा है उसका स्वाभाविक रूप से जो वर्णन हो। एस्थेटिसिज्म में ब्यूटी ओवर मतलब आर्टिस्टिक जो कलात्मक फैक्ट्स हैं वे ज़्यादा प्रभावी होते हैं सौंदर्य, आर्ट्स फॉर आर्ट्स से, बजाय जो समाज ऐसी कविताएं जिसमें मॉरलिटी और रिलीजियस की बात कही जाए वो नहीं, बल्कि वास्तविक सौंदर्य और कलात्मक सौंदर्य की बात की जाए, वो एस्थेटिसिज्म में है। ऑस्कर वाइल्ड वगैरह ने जिसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया इंग्लैंड में। इसके बाद आता है व्हाट इज मेंट बाय ट्रोप्स इन रिटोरिक, ए फिगर ऑफ स्पीच, फिर लिखा मेटाफोरिकल लैंग्वेज, इम्प्लिसिट मेटाफर, ए डिसाइडेड एक्सटेंशन ऑफ चेंज इन द स्टैंडर्ड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। शब्दों का अर्थ एक मानक स्तर हो और एक सुनियोजित, एक ढंग से सुनिश्चित की गया उसका विस्तार, यानी शब्दों के मानक के में परिवर्तन लाने के लिए उसका विस्तार किया जाए, इस बात को कहते हैं ट्रोप्स रिटोरिक में, अलंकार शास्त्र में, इसलिए इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉर्म ऑफ ड्रामा with extravagant boisterous comic action or a judicious comedy is known as, repeated question है, इसको फार्स कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इनक्यूनाबुला। चिल्ड्रन, देखिए ये मुद्रण की बात कही गई है, लैटिन वर्ड है इनक्यूनाबुला, चिल्ड्रन लिटरेचर बुक्स प्रोड्यूस इन द इन्फेंसी ऑफ प्रिंटिंग फ्रॉम मूवेबल टाइप्स, ऐसी की पुस्तकें जो प्रारंभ में जो सचल प्रेस होते थे उनमें छपती थी, यानी शैशव काल प्रिंटिंग का, उसको कहते हैं इनक्यूनाबुला। यानी किताबें जो छापी जाती थी, मुद्रित की जाती थी, प्रिंटिंग जो मूवेबल टाइप्स के थे प्रारंभ में, तो उसके लिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर इनक्यूनाबुला का बी। इसका अर्थ ही है कि प्रारंभिक चरण में जो पुस्तकों का मुद्रण होता था, इन्फेंसी माने उसके शैशवकाल में, तो उसको क्या कहते हैं, इनक्यूनाबुला। ए ग्रुप ऑफ 19th century poets whose poetry is marked by strangeness in subject matter and language is called। 19th century के कवियों में जो काव्य है जिसमें एक वैचित्र हो उसके विषय वस्तु में, वर्ण विषय में और भाषा में, इसको कहते हैं स्पैसमोडिक्स। इस पद्धति को 19वीं शताब्दी में स्पैसमोडिक्स कहा गया, तो जिसमें ग्रामेटिकल एरर भी शामिल हो जाती थी, और ग्रामेटिकल एरर में को शामिल कर लेना स्पैसमोडिक्स में था। सेरेनेड तो वो गाया जाता है, न्यूरोसिस एक मानसिक बीमारी है, लिबिडो कामेच्छा कहते हैं, इसलिए स्पैसमोडिक्स इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, ए क्लास ऑफ प्रोजेक्ट often preys individual guided by material rather than intellectual or artistic values। बौद्धिक और कलात्मक मूल्यों के अपेक्षा जो भौतिक चीज़ों के द्वारा लोग गाए, जो जिनको मार्गदर्शन किया जाए, एक ऐसा वर्ग जो बहुत प्रिगिस और प्रोजेक्ट था, अर्थात जिसका स्तर एक बहुत ही दम्भ भरा, आडंबर से भरा था,
इसलिए उसको फिलिस्टाइन्स कहते हैं। और आप जानते हैं स्टोइक जो होता है वो जो सन की टाइप का स्यूडो जो छद्म थ्रेनोडी जिसमें शोक की बात होती, तो ये तो उससे है नहीं। ये इंडिविजुअल गाइडेड जो भौतिकवादी थे जिनको कलात्मक और बौद्धिकवाद नहीं पसंद था, उनको फिलिस्टाइन्स। उसके बाद हम लोग आते हैं एनी इंटरफेरेंस इन द सिलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिट्स का, ये भाषा विज्ञान का विषय है। देखिए इसमें एफेसिया, एंड्रोगनी, पेडेंट्री, लाइमेरिक, तो एनी इंटरफेरेंस इन द सिलेक्शन ऑफ जो हस्तक्षेप है लिंग्विस्टिक यूनिट्स में, उसको एफेसिया कहते हैं। ये भी एक एरर है, ये भी एक भाषाई दोष है एफेसिया। इसलिए इसका पहला आंसर एंड्रोगनी आपको बताया गया है कि जो मेल फीमेल दोनों के डोमिनेंस की, पेडेंट्री जो पांडित्य प्रदर्शन होता है, और लाइमेरिक एक 5 लाइन की कविता होती है AABBA जिसका राइम होता है। ये इससे कोई मतलब नहीं, ये भाषा विज्ञान का प्रश्न है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर ए। विच इज द फॉलोइंग डिपिक्टेड स्ट्रगल इन ए ह्यूमन सोल बिटवीन द फोर्सेज ऑफ गुड एंड इविल। तो जो अच्छाई और बुराई की बात कही गई, डिपिक्टेड स्ट्रगल इन ए ह्यूमन सोल बिटवीन द फोर्सेज ऑफ गुड एंड इविल। जब अच्छाई और बुराई दोनों शक्तियों के बीच में मानवीय उसमें एक वो चले, क्या चले, जिसको हम लोग कहते हैं संघर्ष, तो उसको मॉरलिटीज से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? मॉरलिटीज से। ध्यान दीजिए, उसको जोड़ते हैं मॉरलिटीज से। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आइए 101 देखते हैं, जिसका मतलब है कि व्हाट इज द डिवाइस बाय विच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर इज क्रिएटेड विद ह्यूमन इमोशंस। तो आप जानते हैं ऐसा डिवाइस जिसमें नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग नेचर ह्यूमन इमोशंस से जोड़ दिए जाएं, तो उसको क्या कहते हैं? पैरोडी, पैथेटिक फैलेसी। कई बार इस पे डिस्कस हुआ कि जो जॉन रस्किन ने पैथेटिक फैलेसी कहा, उसमें ये पर्सनिफिकेशन का एक भेद है कि जो नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग नेचर, जो निर्जीव भी सजीव की तरह हरकत करे और विशेष रूप से प्रकृति का ऑब्जेक्ट हो, तो उसकी जो पैथेटिक फैलेसी है, जिसको दयनीय भ्रांति कहते हैं, जिसको जॉन रस्किन ने इन्वेंट किया, इसका ऑप्शन पैथेटिक फैलेसी। और कई बार आया है, very very important question. Next question, let us see 102. The expression interior monologue most prominently connected with, जो इंटीरियर मोनोलॉग है वो किस में आता है? तो मैंने चर्चा पहले भी की, वो विशेष रूप से जो आता है जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ वगैरह की, इसके अंतर्गत आता है सी में। किसमें? सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, व्हाट इज द चीफ पर्पज ऑफ इंटरल्यूड्स? तो इंटरल्यूड्स का है बीच में मनोरंजन, प्ले के बीच में, तो इसलिए नावल में भी होता है, प्ले में भी होता है, तो एम्यूजमेंट इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ये भी रिपीटेड है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, लेट अस सी ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ लेमेंटेशन मॉर्निंग इज नोन एज, जो विलाप और दुख का सॉन्ग, उसको डर्ज कहते हैं, शोक गीत, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर डर्ज, शोक कविता को कहते हैं। और उसके पश्चात नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 105, विच इज नॉट वन ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोज ड्रामा। प्रोज ड्रामा में इसेंशियल नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं उसमें लय नहीं होती, राइम नहीं होती, इसलिए इसका सीधे सीधे बिना रुके आंसर 105 का डी। 106, इन विच कंट्री वाज रोमांटिसिज्म एसोसिएटेड विद एन इनोवेटिव एस्थेटिक क्रीड। तो जो इनोवेटिव एस्थेटिक क्रीड है वो
रोमेंटिसिज्म एसोसिएट हुआ, आपको पहले भी चर्चा की। फ्रांस में ऐसा शुरू से हुआ और रोमेंटिसिज्म इनोवेटिव एस्थेटिक एस्थेटिसिज्म का जो वहीं से सौंदर्यवाद की परंपरा शुरू हुई, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा फ्रांस। फिर द टर्म मेटाफिजिकल वाज क्वाइंड इन लाइफ ऑफ मिल्टन, लाइफ ऑफ द पोएट्स, द प्रोग्रेस ऑफ द सोल एंड एसे ऑफ द। तो इसमें मेटाफिजिकल, अच्छा ये मेटाफिजिकल जो टर्म है, बात है आदि भौतिक, इसकी खोज लाइफ ऑफ द पोएट्स पे की गई है, जो मेटाफिजिकल पोएट्स से जॉन डन, अब्राहम काउले वगैरह। इसके पश्चात विच मूवमेंट इज कंसिडरिंग एज द सेकेंड एंड ग्रेटर रेनेसा। तो देखिए मैं बताना चाहूँगा कि सेकेंड एंड ग्रेटर रेनेसा में आपका प्यूरिटन मूवमेंट आता है, मिल्टन एज, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा प्यूरिटन मूवमेंट। हु इज सेड टू हैव फर्स्ट यूज द टर्म मेटाफिजिक्स, तो इस पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर जॉनसन ने 18वीं सेंचुरी में इसको, इस टर्म को खोजा, इसलिए इसका सी होगा 110। क्वेश्चन नंबर 110, अब्राहम काउले पिंडेरिक वर्ड्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस द पोएट्री। जो अब्राहम काउले एक मेटाफिजिकल पोएट भी थे, उनका इरेगुलर वर्ड्स, पिंडेरिक वर्ड्स, वो 18वीं सेंचुरी में। देखिए अब्राहम को पिंडेरिक वर्ड्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस द पोएट्री ऑफ, इसने, ये तो 17वीं सेंचुरी, लेकिन इन्होंने 18वीं सेंचुरी को पोएट्री को बहुत प्रभावित किया। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 111, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड। आप जानते हैं, स्टार्ट में इस पहले भी चर्चा की कि जो हेनरी न्यूमैन, जॉन केबल वगैरह ना 1833 में, तो वो 1830 के दशक में हुआ, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा 1830। उसके बाद क्वेश्चन आता है 1112, आज का लास्ट क्वेश्चन, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। 112, द टर्म पैथेटिक कॉइन्ड बाय जॉन रस्किन इज सिमिलर टू पर्सनिफिकेशन, बिल्कुल सही है। एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज टू नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ये भी सही है। और उसके बाद आता है बोथ ए एंड बी, और फिर नन ऑफ। तो ये दोनों आते हैं, सिमिलर टू पर्सनिफिकेशन, एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज टू नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा कौन सा, सी। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी कंसिडर very crucial questions related to literary terms, forms and movement। लगभग 20-22 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होपफुली इफ यू आर डिटरमाइंड रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर TGT as well as PGT, the question will be very fruitful and beneficial to you all of you. Thank you very much.